रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा वह आश्चर्यजनक है, वह डरावना है, वह डिस्टेस्टफुल है, एग्रीड। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दरअसल इस पर प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में ये चीजें दिखाई देंगी, उसी पैमाने पर आप प्रतिक्रिया करने के लिए आतुर होंगे, विवश होंगे, वरना आपको फोमो हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ? अब आपके पास वह एजेंसी रही नहीं कि आप ये कह सकें कि ये चीज मुझे पसंद है, ये नापसंद है। ये केवल उस किस्म का सोशल एक्शन है जिस किस्म के सोशल एक्शन में अब तक जो हो रहा था उसे आप स्वीकार कर रहे थे, और अचानक आपने कैंसिल करना शुरू किया तो उस व्यक्ति को, उस समुदाय को या उस चैनल को पूरी तरह से कैंसिल करने का ठेका ले लिया, क्योंकि दिस वाज ब्रीचिंग द लाइन। एनीथिंग लेस देन दैट इज एक्सेप्टेबल। नो, इट इज नॉट। नो, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अगर आप इस हालिया विवाद पर नजर रख रहे हैं जिसमें समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया जैसे क्रिएटर्स इस शो, जिसे इंडियाज गॉट लेटेंट कहा जाता है, इसमें जो डार्क ह्यूमर के नाम पर चीज परोसी जाती थी, उसे लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर अगर आपकी निगाह है तो आज हम उससे जुड़े एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय बिंदु पर बात करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि इस विवाद में और इस तरह के तमाम विवादों में किस प्रकार की प्रक्रिया दरअसल सामाजिक तौर पर और इन बिंदुओं पर लागू हो जाती है। आज हम सो कॉल्ड बॉयकॉट कल्चर या फिर कैंसिल कल्चर पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमने इस पर पहले भी बात की है, अगर आप इस संकल्पना को देखें, जब हमने रोस्ट कॉमेडी को लेकर चर्चा की थी, इसलिए हमारा पक्ष पहले से स्पष्ट है। लेकिन हम यहां जिस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि इस नई किस्म की अर्थव्यवस्था में, इस नए किस्म के एक पूरे के पूरे जो एक नया अद्भुत किस्म का एक तंत्र खड़ा हुआ है, जिसे हम ऑरेंज इकॉनमी कहते हैं, उसमें चीजें कैसे काम करती हैं। क्यों होता है कि जब कोई विवाद पैदा होता है उससे पहले हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और जब विवाद पैदा होता है तब हम कैंसिल करने पर उतारू होते हैं, हम बॉयकॉट करने पर उतारू होते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी यह प्रतिक्रिया अपने आप में इस इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। ये पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जो कि ऑरेंज इकॉनमी का एनवायरनमेंट है, जहां पर इन्फ्लुएंसर्स आपस में प्रतियोगिता करते हैं। किन चीजों के लिए प्रतियोगिता करते हैं? क्लिक्स के लिए, लाइक्स के लिए, शेयर्स के लिए, व्यूअरशिप के लिए। इस किस्म के हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दरअसल होता यह है कि एवरीबॉडी इज टेम्प्टेड टू डू और से समथिंग, ऐसा कहना जो कि सेंसेशनल हो, जो कि अलग दिखाई दे, और इसका स्वाभाविक रूप से परिणाम यह होता है कि सब हमेशा चीजें आपके नियंत्रण में नहीं रहती, और फिर उस दिशा में चली जाती हैं जिस दिशा में पब्लिक, आम जनता इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो जाती है, बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, बहुत ज्यादा फिर प्रतिक्रियाएं करने लगती है। अगर हम इस पूरी की पूरी घटना को देखें तो हुआ क्या? समय रैना जो हैं, उनका एक शो है, जिस शो का नाम हमने बताया इंडियाज गॉट लेटेंट है। आप में से कुछ लोगों ने शायद उसे पहले भी देखा होगा। ये एक किस्म का डार्क ह्यूमर कॉमेडी किस्म की चीज़ है, जिसमें डेलिबरेटली किया ये जाता है कि टैबूज पर बातचीत की जाएगी, सेंसिटिव मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, और उसे डार्क ह्यूमर के नाम पर परोसा जाएगा। बड़े पैमाने पर उसमें हमें देखने को मिलता है जिसे हम रोस्ट कहते हैं, उसका अगला चरण, वह चरण जिसमें कि उन मुद्दों, उन टैबूज के आधार पर रोस्ट किया जाता है जिन्हें लेकर संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। और इसका परिणाम फिर क्या होता है? इसका परिणाम होता है कभी कभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं। रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा वह आश्चर्यजनक है, वह डरावना है, वह डिस्टेस्टफुल है, एग्रीड। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दरअसल इस पर प्रतिक्रियाएं शुरू होती हैं, और मजेदार बात यह है कि ये प्रतिक्रियाएं भी फिर इसी इकॉनमी, जिसे हम ऑरेंज इकॉनमी कह रहे हैं, उसी इकॉनमी के नियंत्रण में आ जाती हैं। ये प्रतिक्रियाएं एम्पलीफाई की जाती हैं उन एल्गोरिथम्स द्वारा, जो एल्गोरिथम्स दरअसल अब तक इस डार्क ह्यूमर को अच्छे कंटेंट की तरह एलिवेट कर रही थी, बढ़ा रही थी, उन्हें आगे लेकर आ रही थी, उन्हें एम्पलीफाई कर रही थी। यानी कि वही एल्गोरिथम जो कल तक इस शो को एम्पलीफाई करती थी,
अब वही एल्गोरिथम इस ऑरेंज इकॉनमी में इस प्रतिक्रिया को, इस घृणा को, इस निंदा को एम्प्लीफाई करने लगती है। ध्यान रखिएगा, हर चीज की एक पॉलिटिकल इकॉनमी होती है, हर चीज के सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट होते हैं। जैसे ही यह घटना हुई, हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हुई और इस प्रतिक्रिया में केवल आम लोग शामिल नहीं थे। इस प्रतिक्रिया में राजनीतिक दल शामिल हो गए, इस प्रतिक्रिया में पॉलिटिशियन शामिल हो गए और अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर की जाने लगी। जाहिर है कि कानून को अपना काम करना है, लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के पास, सरकार के पास आईटी एक्ट को लेकर और ज्यादा दांत और ज्यादा उनके हाथ में ताकत देने का काम इसके माध्यम से होने की आशंका आ गई। यह कुल मिलाकर एक ऐसी चीज जो कि दरअसल इस वजह से पैदा हुई क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं, ज्यादा व्यूज के लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं, ज्यादा लाइक्स के लिए कर रहे हैं और एक तरह का कॉम्पिटिटिव इकॉनमी तैयार हो रही है। कुल मिला के उद्देश्य है वायरल होना। अब चूंकि ये जो वायरलिटी की कामना है, ये अब उस पैमाने पर पहुंच चुकी है जिसमें कि एल्गोरिथम्स को क्रैक करने की कोशिश की जाती है। ये एल्गोरिथम क्या करती है? ये एल्गोरिथम कुछ तरह के कंटेंट को कुछ अन्य किस्म के कंटेंट की तुलना में ज्यादा महत्व देती है। आप मानते होंगे कि कम से कम वायरल होने के बारे में मेरे पास काफी जानकारी होगी, लेकिन यह प्रक्रिया जो है, यह दरअसल एक और डरावने सच को, हमारे समाज के डरावने सच को सामने लेकर आती है। जरा इस डबल स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करें कि हमारा पब्लिक आउटरीच किन चीजों पर इतना उभर कर आता है और किस अन्य चीजों पर वह शांत हो जाता है। अगर हम ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को लेकर ही बात करें, तो जब भाजपा के सांसद रमेश विधुड़ी बाकायदा एक पूरे समुदाय को लेकर गालियां देते हैं, उनको बुरे बुरे नामों से बुलाते हैं, उनके लिए मैं शो पर ना बोल सकूं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब उस पर हमारी प्रतिक्रिया का स्तर क्या होता है? क्या हम उस पैमाने पर प्रतिक्रिया कर पाते हैं? क्या वास्तव में प्राइम टाइम में उन चीजों पर चर्चा होती है? क्या वास्तव में उनको सैंक्शन किया जाता है? क्या जैसे रणवीर अलाहाबादिया को कह दिया गया कि अब उन्हें और कोई शो नहीं करना है, उन्हें देश छोड़कर नहीं जाना है, उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, क्या इस सांसद के खिलाफ भी एक्शन लिए जाते हैं? या फिर होता यह है कि सांसद को दरअसल इस बात के लिए पुरस्कृत किया जाता है? इन एप्रोप्रिएट कंटेंट को लेकर भी हम लोगों के एक किस्म के डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा पब्लिक आउटरीच, एंड आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर, लिसन टू इट केयरफुली, हमारा पब्लिक आउटरीच अब हमारी पब्लिक तय नहीं करती। अब हमारा पब्लिक आउटरीच इसी ऑरेंज इकॉनमी की एल्गोरिथम्स तय करती है। आपको किस बात पर क्रोध आना चाहिए और किस पैमाने पर क्रोध आना चाहिए, यह तय करने की एजेंसी आपके हाथ से छीन ली गई है। क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में ये चीजें दिखाई देंगी, उसी पैमाने पर आप प्रतिक्रिया करने के लिए आतुर होंगे, विवश होंगे, वरना आपको फोमो हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ? अब आपके पास वह एजेंसी रही नहीं कि आप ये कह सकें कि ये चीज मुझे पसंद है, ये नापसंद है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, इसे मैं अस्वीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि अब आप ये तय नहीं कर रहे, एल्गोरिथम्स, ऑरेंज इकॉनमी की एल्गोरिथम्स ये तय करने लगी। एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, यू आर लूजिंग द एजेंसी टू एग्री, डिसएग्री, लाइक, डिसलाइक। यू आर लूजिंग योर एजेंसी टू हैव पॉजिटिव इंटरवेंशन इन डेमोक्रेसी। And this is what a serial problem. अगर आप ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इस वाली घटना को हम छोड़ देते हैं। इससे पहले जो कंटेंट इस शो में दिखाई देता था, क्या आप उस कंटेंट को लेकर वास्तव में एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकृति की सीमा पर थे? आप केवल इसे एक थिन लाइन को ब्रीच करना पर मानते हैं? क्या आप वाकई नहीं मानते कि जिन कंटेंट को अब तक दिखाया जा रहा था, उस कंटेंट को भी उतनी अहमियत दर्शकों द्वारा नहीं दी जानी चाहिए थी, उतनी लोकप्रियता दर्शकों द्वारा नहीं दी जानी चाहिए थी, उतना ज्यादा वैलिडेशन आप लोगों द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए था जितना दिया गया? क्योंकि इन सारे वीडियोस के डिलीट होने से पहले तक लगभग हर वीडियो ट्रेंडिंग वीडियो होता था। इसका मतलब हमने
एज ऑडियंस उन्हें उस पैमाने की वैलिडेशन दी कि वे लार्जर देन लाइफ हो सके, उन्हें लगने लगा दैट दे कैन से एनीथिंग, दे कैन ब्रीच द लाइन्स दे एक्चुअली ब्रीच्ड। और ये इसके लिए इसका दोष उनसे ज्यादा उन लोगों का हुआ जिन्होंने उन्हें लार्जर देन लाइफ बनाया। एंड दिस प्लीज अंडरस्टैंड कि नॉर्मली इस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं एक तरह के इको चैम्बर्स का भी निर्माण करती है। अगर आप इस बात को स्वीकार्य मान लेते हैं, किसी भी घटना को आप स्वीकार्य मान लेते हैं, तो वही कॉग्निटिव बायसेस और वही इको चैम्बर्स सुनिश्चित करते हैं कि आपके आसपास सोशल मीडिया पर इसी किस्म की सामग्री को ठीक मानने वाले, स्वीकृति देने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। और देन ऑब्वियसली उसका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। आखिर रणवीर अलाहाबादिया के लिए सीनियर चंद्रचूड़ के जूनियर चंद्रचूड़ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं। एंड लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट द अंकल जजेस सिंड्रोम हियर, बट वी नो कि कुछ लोग अपने आप को इन सारी ताकतों की वजह से कानून से परे मान सकते हैं। ये उसी वैलिडेशन से पैदा होता है जो वैलिडेशन हमने डिस्प्रपोर्शनेटली इनको दिया। सो अल्टीमेटली इन दिस पावर डायनामिक्स यू एज ऑडियंस नीड टू क्लेम योर पावर, because role of audience is highly diminishing now. Their role has become to consume the content which is being given to them through algorithms, and their own agency is diminishing day by day, singularly as well as collectively. और ऐसे में फिर आपके पास क्या विकल्प रह जाता है? आपके पास विकल्प रह जाता है बॉयकॉट। रोचक बात है, ऐतिहासिक तौर पर बॉयकॉट एक शानदार पॉलिटिकल टूल रहा है। ये वही पॉलिटिकल टूल है जो असहयोग आंदोलन में दिखाई देता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिखाई देता है। क्या वास्तव में आज जिस किस्म का बॉयकॉट हम करने की मांग कर रहे हैं उसे आप एक तमीजदार पॉलिटिकल एक्शन मानते हैं? नहीं, ये केवल उस किस्म का सोशल एक्शन है जिस किस्म के सोशल एक्शन में अब तक जो हो रहा था उसे आप स्वीकार कर रहे थे, और अचानक आपने कैंसिल करना शुरू किया तो उस व्यक्ति को, उस समुदाय को या उस चैनल को पूरी तरह से कैंसिल करने का ठेका ले लिया। इससे स्वाभाविक है कि एक किस्म की हिपोक्रेसी दिखाई देती है कंजम्पशन में, कि अब तक आप उन्हें ट्रेंडिंग बनाते थे और आज अचानक आप कहते हैं कि नहीं, कैंसिल देम, उनको डिलीट कर दो, उनको फांसी पे चढ़ा दो, उनके साथ डिस्प्रपोर्शनेटली आप तय करने लगे कि क्या उनके साथ किया जाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि लॉ को अपना काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक मोरालिटी, इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ पब्लिक राइट्स। जैसे ही आप राज्य को, जैसे ही आप सरकारों को यह तय करने का हक देते हैं कि आपको क्या पसंद आना चाहिए, क्या नापसंद आना चाहिए, सरकारों को यह तय करने का हक देते हैं कि किसे नैतिक किसे अनैतिक माना जाना चाहिए, तुरंत हम एक ऐसे स्लिपरी स्लोप पर जाते हैं जिसका फिर कोई अंत नहीं। फिर वो आईटी एक्ट इस्तेमाल होगा इस बात के लिए कि डॉक्टर विजेंद्र चौहान अपने वीडियोस में क्या बोलते हैं, कहीं सरकार के खिलाफ तो नहीं बोलते, वे रवीश कुमार क्या बोलते हैं, संकेत क्या बोलते हैं, या अन्य लोग क्या बोलते हैं। एंड इट्स अ स्लिपरी स्लोप। आपने एक बार यह हस्तक्षेप करने का हक दिया, जैसा कि नए ब्रॉडकास्ट बिल में देखने को मिल रहा था, तो इसका मतलब होगा कि ये फिर इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। और इसलिए आपको उसको नीति के स्तर पर समझना पड़ेगा। लीगल प्रोविजन बिल्कुल ठीक है, हम जानते हैं कि 153A है, 295A है, 298 है जो पुराना इंडियन पेनल कोड था, और उसके समतुल्य नई जो BNS है उसमें भी धाराएं हैं। लेकिन वी नीड टू बी कंसिस्टेंट, वी नीड टू बी कंसिस्टेंट इन एक्सप्रेसिंग व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू अस एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। एंड इज द आउटरीच एनफ? आपको पता लगा कि ये आप इस बात से असहमत हैं, आपने एक ट्वीट कर दिया, आपने इसकी आलोचना करने वाली किसी चीज को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिशेस। विल दैट वर्क? क्या वास्तव में ऐसा नहीं होगा कि यह भी एक माध्यम बन जाएगा और इट विल क्रिएट अ न्यू नॉर्मल? क्योंकि दिस वाज ब्रीचिंग द लाइन, एनीथिंग लेस देन दैट इज एक्सेप्टेबल। नो इट इज नॉट। No, it is not in terms of morality, but also it is not because हमें कितना और कैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए इसकी एजेंसी हमारे ही पास होनी चाहिए। और इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद
जो कि शायद हमारी पसंद से, हमारी रुचि से, हमारी इच्छा से तय नहीं हो रही हैं, हमारी कॉन्शियस चॉइस से तय नहीं हो रही। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर निकल कर आती। जब आम जनता बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को वैलिडेशन देकर, पॉपुलैरिटी देकर ज्यादा लार्जर देन लाइफ बनाती है, तो ये लोग जो कि पब्लिक फिगर हैं, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिनके मिलियन शेयर्स होते हैं या लाइक होते हैं या व्यूज होते हैं, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी उसी अनुपात में है या नहीं है? यानी मुद्दा यह है कि हमने, आम जनता ने अपनी लोकप्रियता देकर, अपना समय देकर, अपना वैलिडेशन देकर जिन लोगों को इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाया, क्या उनसे ज़्यादा जवाबदेही की मांग करना हमारा हक है या नहीं? ज़्यादा छोड़िए, कम से कम बराबर जवाबदेही की मांग करना हमारा हक है कि नहीं? क्या जिन लोगों को हमने नेता बनाया, इन्फ्लुएंसर बनाया, सेलिब्रिटी बनाया, उनसे ये मांग करना कि आप सांप्रदायिक विद्वेष नहीं फैलाएंगे, क्या हमारे पास ये हक बचा है कि नहीं? और इसके लिए आपको उस तरफ जाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं अटेंशन लिटरेसी। आप जो सबसे कीमती चीज आज के वक्त में किसी को दे सकते हैं, वो पैसा नहीं है, वह समय भी नहीं है, वह दरअसल अटेंशन है। जब आप अपना ध्यान, अपनी अटेंशन किसी को देते हैं, तब दरअसल आप उस कंटेंट को वैलिडेट कर रहे होते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम्स आपकी इस अटेंशन का इस्तेमाल करती हैं और इस कंटेंट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव बीन सेइंग इट फ्रॉम डे वन, प्लीज यूज योर अटेंशन वाइजली। इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल कमोडिटी। इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। आप किस क्रिएटर को देने वाले हैं, आप किस कंटेंट को देने वाले हैं, आप किस किस्म के चैनल को देने वाले हैं, यह सुनिश्चित कीजिए कॉन्शियसली, फ्री चॉइस से। खुद किसी अन्य को यह तय मत करने दीजिए। उससे आप फॉल्स गॉड्स खड़ा करने से बचेंगे, आप नकली किस्म के देवताओं को तैयार करने से बचेंगे। आप उस कंटेंट की भी मदद कर रहे होंगे जिस कंटेंट को अटेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि हम इस किस्म के कंटेंट को ज्यादा अहमियत दे रहे थे। इसके लिए आपको अटेंशन लिटरेसी और मीडिया लिटरेसी की जरूरत है। हालांकि यह भी ध्यान रखिएगा, कोई कलाकार जब किसी भी किस्म की चर्चा करता है, हो सकता है कि वो एक स्थान पर, दूसरे स्थल पर किसी लाइन को क्रॉस कर रहा हो। आप ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया या उसके खिलाफ होने वाली कार्यवाही प्रोपोर्शनेट होने की जरूरत है। न्याय की मांग ये कहती है, हमारा नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आप सजा जो देंगे वो प्रोपोर्शनेट देंगे और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ देंगे। आप जब गैर अनुपातिक तौर पर प्रतिक्रिया करते हैं, तब दुर्भाग्य से इस गैर अनुपातिक प्रतिक्रिया को भी यह ऑरेंज इकोनॉमी एक किस्म का वैलिडेशन मानती है और उसे और ज्यादा प्रमोट करती है। और इसकी आड़ में कई महत्वपूर्ण चीजें जिन पर अटेंशन मिलनी चाहिए थी, जिस पर आउटरेज होना चाहिए था, जिस पर आपका क्रोध आना चाहिए था, वो इग्नोर होकर निकल जाती। आप चूंकि रणवीर अलाहाबादिया पर लगातार ध्यान दे रहे थे, इसलिए वो जो बेड़ियों में और हथकड़ियों में बांधकर भारतीयों को भेजा जा रहा था, आपने उस पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं थी। आपने रणवीर अलाहाबादिया की वजह से उन लोगों को पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दी जिनकी वजह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतने सारे लोग मारे गए या फिर कुंभ में लोग मारे गए। एक तमाम चीजें जहां पर आपकी प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी, आपकी अटेंशन की आवश्यकता थी, आपकी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, वो आप हस्तक्षेप करने का हक आपसे इसलिए छीन लिया गया क्योंकि आपको किसी क्रिएटर पर प्रतिक्रिया करनी थी, क्योंकि उसी क्रिएटर की प्रतिक्रिया को ही एम्पलीफाई किया जा रहा था। तो आपका बॉयकॉट कल्चर, आपका कैंसिल कल्चर दरअसल आप ही के हितों के खिलाफ इस्तेमाल हो जाता है। बॉयकॉट हमेशा से एक पावरफुल टूल रहा है, बशर्ते उसे एक पॉलिटिकल एक्शन की तरह किया जाए, रिफॉर्मेटिव एक्शन की तरह किया जाए। लेकिन जब आप उसे कैंसिल कल्चर की तरह इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो वो डिविसिव रिएक्शनरी बिहेवियर के लिए एक कैटलिस्ट बन जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आपकी हिंसा या आपकी घृणा इतनी आसानी से उद्बुद्ध की जाने वाली बन जाती है, तब किसी के भी खिलाफ उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सत्ता यह तय करना चाहती है कि आपकी हिंसा का इस्तेमाल चंद क्रिएटर्स के खिलाफ किया जाना है, तो वही सत्ता कल को तय कर सकती है कि यह किसी समुदाय के खिलाफ किया जाना है, और आप अचानक दंगाई हो जाते हैं। इसलिए किस पर क्रोध रखना है, इसे लेकर
आपको विवेकशील होना है। हमारे यहां इन इमोशंस को, क्रोध को, उत्साह को रौद्र रस में या वीर रस में समझा जाता है, और वहां इस बात को बार बार कहा जाता है कि क्रोध उदात्त है यदि वह सुधार के लिए है, लेकिन क्रोध अगर वास्तव में किसी अन्य द्वारा उद्भूत किया जा रहा है, घृणा के लिए उद्भूत किया जा रहा है, तब वह उदात्त नहीं है, वो वीरता का द्योतक नहीं है, वह दरअसल आपके गुलाम होने का द्योतक हो जाता है। इसलिए कैंसल कल्चर मुझे नहीं लगता कि वास्तव में व्यापक हित में है। ये एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के खिलाफ हो, ये किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ हो, किसी एकेडमिक व्यक्ति के खिलाफ हो, या किसी के भी खिलाफ हो, आपको चैनलाइज करनी है अपनी एनर्जी, चैनलाइज करनी है अपनी अटेंशन, तब शायद हम शुभ की तरफ जाएंगे।